ओके तो आज इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करना है। ये टॉपिक इतना प्रैक्टिकल है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब हम लोग प्रोडक्शन समझे, कॉस्ट समझे, बट प्रोडक्शन कॉस्ट का यूज़ कहाँ करना है। अल्टीमेटली कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्ट को बनाता है, चाहे एग्जाम्पल ये एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये एक माउस है, दिस इज़ अ आपका पेन, मतलब ये किस तरह का पेन है, ये एक तरह का आपका वो क्या बोलते हैं सेंसर पेन है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड में लिखने जैसा। या फिर आपको मैं ये कैलकुलेटर दिखा सकता हूँ, ठीक है। सर क्यों ये सब क्यों दिखा रहे हो? सर ये मेरे कान पे हेडफोन है, कुछ किताबें हैं, पानी पीने के लिए बॉटल है। सर कहना यही चाहता हूँ मैं कि ये जो अलग अलग चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मार्केट में प्रोडक्शंस करना पड़ा। क्या ये बात सही है? मतलब बिना प्रोडक्शंस किए हुए एक मोबाइल फोन मार्केट में नहीं आ सकता, बिना प्रोडक्शंस किए हुए एक माउस मार्केट में नहीं आ सकता। तो जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसकी कॉस्ट पे भी ध्यान देना पड़ता है, प्रोडक्शंस पे तो ध्यान देना ही पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप एक माउस को मार्केट में नहीं लाओगे तब तक इसका क्या दाम, इतना मेहनत का क्या मतलब होता है। डिमांड सप्लाई इज ऑब्वियसली देयर, विदाउट डिमांड सप्लाई काम ही नहीं बनता है। आप लोग डिमांड सप्लाई भी किए हो, जो नहीं किया वो लोग बाद में डिमांड सप्लाई का मैं बताता हूँ कैसे डिमांड सप्लाई कर लोगे आप लोग। तो पॉइंट कुछ ऐसा है, कि चाहे एक मोबाइल फोन हो, चाहे एक माउस हो, चाहे एक वाटर बॉटल हो, कि अल्टीमेटली इस सभी चीज को आपको मार्केट में लाना है। अब ये मार्केट में अलग अलग तरीके से अपने आप को रोल प्ले करता है, मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट इन द इकोनॉमी। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको मार्केट के बारे में कुछ बेसिक बातें करना है, उसके बाद आपको मार्केट के अंदर डीप डाइव लेके जाना है। फिर एक इंटरेस्टिंग मैटर रेवेन्यू पे बात करना है। रेवेन्यू मतलब मार्केट में बस आने से ही नहीं होगा, आपको रेवेन्यू भी कमाना पड़ेगा। क्या मैं बात सही बोल रहा हूँ क्या? आपको सिर्फ मार्केट में आने से नहीं होगा, आपको रेवेन्यू भी कमाना पड़ेगा। रेवेन्यू समझते हो ना सर? सेल करना है, वहां से अर्निंग करना है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई चलो प्रोडक्शन का मन हुआ प्रोडक्शन कर दिए, नहीं, ऐसा करने से थोड़ी ना होगा कि माउस बनाने का मन हुआ, डिजिटल बोर्ड बनाने का मन हुआ और बना दिए, नहीं, नॉट फॉर दैट। एक लैपटॉप बनाने का मन हुआ बना दिए। सर उसका मार्केट होना चाहिए, उसको मार्केट में बेच के आपको रेवेन्यू भी कमाना चाहिए। तो इसलिए रेवेन्यू भी समझना है। एंड आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज एक और एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़ना है कि कोई भी प्रोडक्ट का दाम किस तरह से तय होता है। मतलब मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर एक माउस का दाम 300 रुपया है तो क्यों 300, वाई नॉट 500? अगर 500 का भी माउस होता है, ऐसा नहीं है। अगर इस मोबाइल का दाम 15,000 है तो वाई 15,000, वाई नॉट 20,000? या फिर अगर इस मोबाइल का दाम आपका 10,000 है तो फिर वाई 10,000? ठीक है, तो ये अलग अलग रीजन है, ठीक है। जैसे इसका दाम है 10,000 का, मतलब आज से 5 साल पहले लिया था मैंने, तो एक मोबाइल का दाम 10,000 क्यों, एक मोबाइल का दाम 15,000 क्यों? हाँ, कोई बोलेगा सर स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड करता है। हाँ सर, ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशंस पे डिपेंड करता है, बट मार्केट भी इसका दाम को तय करता है। तो एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली ये बेसिक कॉन्सेप्ट मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस को कैसे डिटरमाइन करता है। चलो सर, इधर उधर का बातें आप समझ गए कि क्या करना है। अभी मैं आपको लेके चलूंगा रियल लाइफ में, उससे उसके साथ साथ आपको किताबों के साथ कनेक्ट करना है। तो चलो कनेक्टिविटी का पॉइंट चालू किया जाए। तो आज का स्टोरी है रेवेन्यू एंड मार्केट। स्टोरी है, एग्जैक्टली स्टोरी है। स्टोरी, हर एक क्लास स्टोरी का ही होना चाहिए सर। एवरी क्लास शुड बी स्टोरी। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जिंदगी में क्या बचा है सर? जिंदगी कुछ नहीं, बस कहानी है। ओके, तो चलो सर, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? यस सर। यस। अच्छा, मैं पहले से एक चीज आपको बता दूं कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज चल रहा है आज मेरे एरिया में। तो अगर बीच में कभी कनेक्टिविटी का दिक्कत हो तो चिंता मत करना, मैं थोड़ा वेट करना मे बी, क्योंकि लास्ट क्लास मैम का एक चल रहा था इंटरमीडिएट का, थोड़ा ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो थोड़ा चिंता मत करना, वेट करना, मैं आ जाऊंगा। पहले ही बता दिया, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या हो गया क्या हो गया, इसलिए मैं पहले से थोड़ा बता रहा हूँ। आज का कॉस्ट इंस्टीट्यूट का एक लाइव, सीएम इंस्टीट्यूट का एक लाइव ये था, वेबिनार था। इंस्टीट्यूट कर ही नहीं पाया सर, मतलब क्रैश कर गया, उनका वेबसाइट ही क्रैश कर गया। क्या बताऊं सर, ऐसा हालत चल रहा है, अब क्या करें।
इंडिया डिजिटलाइज्ड हुआ है, बट अभी भी बहुत कुछ करना है इंडिया को। ओके सर, तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। तो प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट को पढ़ने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि ये मार्केट क्या है, मार्केट का मतलब क्या है, धीरे धीरे बताऊंगा सर, एकदम हड़बड़ी नहीं, बस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है, पूरा कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है। तो देखो, तो एकदम धीरे धीरे बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। अब मार्केट के मतलब समझ में आते ही बहुत लोग ऐसे समझते हैं सर मार्केट मतलब ये होगा मार्केट। सर ये मार्केट दिख रहा है आपको, डज इट लुक लाइक ए मार्केट? अलग अलग वेजिटेबल्स का मार्केट है ना सर, देख पा रहे हो आप लोग? देख के बड़ा मजा आ रहा है, वेरी आई सूदिंग है, मतलब आपको आंखों को आई थिंक बहुत अच्छा लगता है। मुझे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का मार्केट देख के मुझे बड़ा मजा आता है। ये देखो अलग अलग सब्जी का मार्केट, अलग अलग वेजिटेबल्स का मार्केट। वो अभी ऐसी ठंडा का मौसम भी आया इंडिया में, तो ठंडा के मौसम में इंडिया में वेजिटेबल्स बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन एक चीज का खराबी है सर, करेंटली ऑनियन का प्राइस स्काई रॉकेटिंग है, आलू का दाम भी बहुत बढ़ा हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा जो लोग अलग स्टेट से हैं, यहाँ पर कोई कोई है, प्रगति, आलू का क्या दाम चल रहा है बिहार में? अगर आवाज आ रहा है प्रगति को, काजल, प्रगति, विश्वजीत, आवाज आ रहा है? 1445। ओके ठीक है, म्यूट कर लो। कोलकाता में क्या रेट चल रहा है? सबके अलग अलग एरिया है। स्नेहाशीष तेरे एरिया में क्या रेट चल रहा है? बैरकपुर एरिया में पता है कि नहीं? হ্যাঁ স্যার জানি। কত কি স্যার? আলু? आलू? স্যার আলু 32। आलू 32 बहुत कम चल रहा है। हाँ कौन सा, सर। ज्योति या चंद्रमुखी? স্যার চন্দ্রমুখী। चंद्रमुखी 32 बहुत कम चल रहा है, लेकिन জ্যোতি হচ্ছে তোমার 28। ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा कंट्रोल में है। दाम बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, आलू 50 रुपया किलो हो गया था। अरे बाबा। ये देखो, सर ये कोलकाता फिश में तो 50 किलो ही है। कोलकाता में 50 ही है, मेरे एरिया में भी 50 ही है कोलकाता में। हाँ वेरी गुड सर। इधर भी 50 ही है। उधर भी 50 है? अरे बाप रे बाप। स्निग्धा नहीं तो पूछते हैं दुबई में क्या रेट चल रहा है। ओके, तो ये फिश चल रहा है, देखो ये फिश है, ठीक है, आपको फिश दिख रहा है? सर क्या कहाँ कहाँ घुमा रहे हो? कोई साउथ इंडिया का फिश मार्केट है। ऐसे फिश प्रोडक्शंस में इंडिया में नंबर 1 है साउथ इंडिया का, आंध्र प्रदेश, आपको बता दूं मैं, बहुत फिश प्रोडक्शंस करते हैं साउथ इंडिया। तो दिस इज द फिश मार्केट, ठीक है। जैसे बंगाली फिश बहुत पसंद करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बंगाल में भी बहुत अच्छा अच्छा फिश होते हैं। तो फिश पसंद हो ना हो, मैं आपको मार्केट दिखाने के लिए बता रहा हूँ, कोई बात नहीं सर। चलो अच्छा, और एक मार्केट देख लेते जो हमें आपको बहुत पसंद है, मोबाइल मार्केट। क्या दिख रहा है? मोबाइल का मार्केट, ये भी तो एक मार्केट है। तो सर मार्केट तो है सब कुछ, बट इकोनॉमिक्स ना मार्केट को ऐसे मोबाइल मार्केट, फिश मार्केट, वेजिटेबल्स मार्केट इस तरह से नहीं देखता। इकोनॉमिक्स ना अपने अपने एक हिसाब लगा के बताते हैं, एक कॉमन पॉइंट में बात करते हैं। ये कॉमन पॉइंट पे, क्योंकि आज मोबाइल है कल मोबाइल ना भी हो सकता है ना। मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर, मोबाइल आज है कल नहीं हो सकता? सर आपको बता दो कि एक टाइम पे टेलीफोन हुआ करता था, आपको पता है? टेलीफोन सर, जो हम लोग मोबाइल घर पे जो लैंडलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक जमाना था ना कि जब टेलीफोन हुआ करता था। yes, क्या आज टेलीफोन का मार्केट है? no, sir. एक जमाना था टेलीफोन का मार्केट हुआ करता था, आज टेलीफोन का मार्केट नहीं है। एक जमाना था जब पेजर का मार्केट हुआ करता था, आज पेजर का मार्केट नहीं है। एक जमाना था जब फैक्स का मार्केट हुआ करता था, आज फैक्स का मार्केट नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जो आज है वो हमेशा रहेगा। इसलिए इकोनॉमी अपने आप को हमेशा एक आप लेके चलता है। ऐसा पैटर्न में बात करता है, चाहे हम 1720 में बात करें या 2020 में बात करें। मतलब या तो 1720 हो सकता है या तो 2020 हो सकता है, डजंट मैटर, बट इकोनॉमिक्स हमेशा एक कॉमन पॉइंट में बात करेगा। तो चलो सर, क्या कॉमन पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केट में आपको मैं बताऊं, द टर्म मार्केट रेफर्स टू नॉट नेसेसरीली टू प्लेस बट ऑलवेज टू ए कमोडिटी। ये कोई जगह नहीं है मार्केट, ये ऑलवेज टू ए कमोडिटी से बात करता है। जैसे कि मैं आपको अलग अलग कमोडिटी दिखा रहा था,
अलग अलग कॉमोडिटी दिखा रहा था, एंड द बायर्स एंड सेलर्स वर इन डायरेक्ट कंपटीशन विद वन एंड अनदर। बायर्स एंड सेलर्स आर इन डायरेक्ट कंपटीशन विद वन एंड अनदर। तो दोनों कंपटीशन करेगा, कंपटीशन करके मार्केट को लेगा। सर और एक मार्केट की मैं बात कर लूँ आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर कॉमोडिटी बोला, तो ये भी एक तो मार्केट है, शेयर मार्केट। सर बहुत पॉपुलर पॉइंट है, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इसी उम्र से, काफी छोटी उम्र से आप लोग शेयर मार्केट का ट्रेनिंग भी ले रहे हो मेरे पास कर रहे हो। तो शेयर मार्केट भी एक मार्केट है। हेलो, ये बीएसई, एनएसई, सेंसेक्स, निफ्टी, ये भी तो एक मार्केट है। यहाँ पर भी अलग अलग लोग अलग अलग प्रोडक्ट को लेके अलग अलग प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आते हैं। यहाँ देखो एक पॉइंट आपको दिख रहा है, कॉमोडिटीज बोल के कुछ दिख रहा है आपको, देखना यहाँ पर देखो, मेरा कर्सर है कॉमोडिटी के ऊपर, दिस एरिया। मतलब मैं तो आपको पहले शेयर मार्केट तो आप जानते ही हो, मैं क्योंकि बहुत सारा क्लास में बताता हूँ मैं। क्या आप कॉमोडिटी देख पा रहे हो सर? म्यूचुअल फंड देख पा रहे हो? ये भी तो मार्केट है। ये सब चीजें अलग अलग चीजें हैं, आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। जो लोग धीरे धीरे इस सब चीजों में इंटरेस्ट होगी, जैसे जो लोग ऑलरेडी, काफी लोग हैं जो लोग ऑलरेडी इस मार्केट में अलग अलग कॉन्सेप्ट में काम भी करते हैं सर, पढ़ाई करके एस्टेब्लिश हो चुके हैं, सीए बन चुका है, सीएमए बन चुका है, कोई कोई ऑलरेडी इंटरमीडिएट पास करने के बाद अपना अपना प्रोफेशन भी चालू कर किया है। वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। बट फिलहाल मैं आपको अगर कॉमोडिटीज मार्केट के बारे में बताऊं, ये भी एक मार्केट है, आपको बता दूं। ये देखो, आप कुछ देख पा रहे हो क्या कॉमोडिटी के अंदर? यहाँ पर देखो आप, कॉमोडिटी वैसे बहुत तरह का होता है, बट आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। देखो गोल्ड का मार्केट देख रहे हो सर, सोना पे इन्वेस्ट कर सकते हो सर। ऐसे घर पे सोना लाने का जरूरत नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दुनिया काफी आगे निकल चुका है, आप पीछे मत। अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो प्लीज गोल्ड को घर में लाके और फिर बैंक में लॉकर में डाल के, लॉकर का रेंट देके नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है सर, इंडियन स्टॉक में, इंडियन कमोडिटी मार्केट का ही एक ब्रांच है ये। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसा है, जैसे शेयर मार्केट चलता है ना, वैसा ही ये भी चलता है। इसमें गोल्ड है सर, सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये देखो सिल्वर का दाम चल रहा है 1 kg का 62,552। ये 10 ग्राम सोना का दाम चल रहा है सर, 10 ग्राम सोना 50,344। कॉटन का दाम चल रहा है सर 19,930। कुछ सिस्टम होता है। क्रूड ऑयल का दाम चल रहा है 3,119 करके। परसेंटेज चेंज देख रहे हो, आज 70% चेंज हुआ है। नेचुरल गैस का दाम चल रहा है 204.30। यहाँ पर और भी है सर, ये देखो सर, सोयाबीन है, कोकोआ पाउडर है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मतलब जो भी चीज हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं ना, वो हर एक चीज आप वर्चुअल लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हो, वर्चुअली। आप समझ रहे हो ना सर? और भी क्या क्या मैं आपको शो कर सकता हूँ, यहाँ पर है सर, बहुत कुछ है। एक क्लास में तो मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा आपको बताते बताते। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि मार्केट मतलब बहुत कुछ हो सकता है। इसमें धनी मतलब ये भी आता है सर, वो काला क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक पेपर का भी मार्केट है, इलायची का भी मार्केट है, वो भी है, ये सब में होता है। मैं आपको रियल साइड में कभी लेके जाऊंगा तो फिर बताऊंगा मैं आपको। जो लोग इंटरेस्ट रहोगे मुझे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सर, जैसे ही थोड़ा एग्जाम वगैरह का टाइम क्लियर हो जाए, मैं आपको धीरे धीरे सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये रहा कुछ मार्केट का सर, कुछ मार्केट का आइडिया। ओके सर, आप लोग समझ पा रहे हो कि मार्केट का मतलब कितना बड़ा कुछ हो सकता है। मतलब आप गोल्ड मार्केट में ना जाके, गोल्ड को फिजिकली ना खरीद के आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको जैसे ही टाइम होगा आप उसको सेल भी कर सकते हो, और जैसे मार्केट में उसका अप डाउन है उसके ऊपर आप भी अपना इनकम कर सकते हो। आपको घर में गोल्ड या सिल्वर को लाके जमा नहीं करना है। आपको क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करना है, आप कर सकते हो। आप करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कर सकते हो। आप ब्लैक पेपर में, आप अगर इलायची में, आप अगर क्या बोलते हैं सर, अलग अलग मसाला में, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। मसाला बॉन्ड भी अलग से होता है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ द मार्केट रेफर्स टू नॉट नेसेसरी टू प्लेस, बार बार यही बोल रहा है सर, ये सिर्फ कोई प्लेस नहीं है, बट ऑलवेज टू ए कमोडिटी एंड द बायर्स एंड सेलर्स who are in direct competition with one and another. The elements of a market are buyers and sellers. एक मार्केट में कौन कौन होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। मार्केट मतलब एक बायर होगा, एक सेलर होगा, प्रोडक्ट होगा, सर्विसेज होगा। मार्केट है तो बार्गेन तो होगा। मार्केट का नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई वेजिटेबल मार्केट में जाता है तो उसको वेजिटेबल का नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई फिश मार्केट में जाता है तो फिश का नॉलेज होना चाहिए। क्या सही बोल रहा हूँ ना? अगर आप वेजिटेबल मार्केट में जाओगे तो आपको वेजिटेबल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए।
जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में एज ए बंगाली फैमिलीज दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फिश। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड, बट मेरे घर में फिश के लिए बड़ा फॉन्ड होते हैं, स्पेशली मेरा पापा बहुत फॉन्ड है। तो मेरा पापा का ना हमेशा एक माछ का मतलब मछली का काफ़ी आइडिया है उनको, तो वो कहीं भी जाते तो एक माछ का आइडिया लगा सकते हैं और फिश का क्या दाम हो सकता है, मतलब इसमें भी अपना नॉलेज वो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली अपने से मार्केट जाता हूँ तो वेजिटेबल्स में बड़ा मुझे दिलचस्पी है, तो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, बट आई एम नॉट वेरी मार्केट फ्रेंडली। कोई है जिसको बहुत हमेशा से पता होता है। जैसे कि फोन मार्केट में आप लोग बहुत ज्यादा जानते हो मैं जितना समझता हूँ वही द मॉडर्न पर्सन ज्यादा जानते हैं कि मार्केट में क्या फोन का क्या दाम होना चाहिए। तो जो फोन फ्रेंडली है उसको फोन का मार्केट प्राइस पता है, बार्गेन भी कर सकते हैं वो, इस फोन का ये दाम नहीं होना चाहिए, काइंड ऑफ। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजें जो शेयर मार्केट समझते हैं वो शेयर मार्केट में अपना नॉलेज को बता सकते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में भी बार्गेन होता है, एग्जैक्टली सर, शेयर मार्केट में भी बार्गेन होता है। तो आप मेरा बात आई होप समझ पा रहे हो कि नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस, चाहे आप आलू मार्केट में जाओ चाहे आप शेयर मार्केट में जाओ, आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। सिंगल प्राइस एट ए गिवन टाइम, हाँ ये बात भी सही है, चाहे एक शेयर हो, चाहे एक रिलायंस का शेयर हो, ठीक है, चाहे रिलायंस का शेयर हो या फिर एक इंडिया बुल का शेयर हो, व्हाटएवर जो भी शेयर हो, या फिर पोटैटो हो, सिंगल टाइम पे उसका एक पर्टिकुलर दाम होता है। सिंगल टाइम पे उसका एक पर्टिकुलर दाम होता है सर, पोटैटो का उसका एक सिंगल टाइम पे उसका एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे एक दाम होता है। तो ये होता है आपका मार्केट का एलिमेंट। क्या आप लोग बात मेरा समझ पा रहे हो? प्लीज थोड़ा हाँ ना बताना, तो फिर मैं आगे और प्रोसीड कर सकता हूँ। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सर? आपको मैं वेरियस मार्केट बता रहा हूँ। हाँ सर। ओके सर, ओके। तो और कुछ पॉइंट्स देख लो। क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट, मार्केट को और थोड़ा इकोनॉमिक्स क्या करता है, मार्केट को और ज़्यादा क्लासीफाई करता है। तो और ज़रा क्लासीफाई कैसे करता है? इन इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में बी ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जैसे वो लोग बताते हैं कि भाई लोकल मार्केट, एरिया वाइज लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। मैं आपको बता सकता हूँ लोकल मार्केट मतलब सर आप जो भी एरिया में रहते हो। जैसे कि मैं अभी स्नेहाशीष से बात कर रहा था, तो स्नेहाशीष कोलकाता में सोदपुर एरिया में रहते हैं। सोदपुर मतलब बैरकपुर के आसपास में है, जो साउथ सॉरी नॉर्थ 24 के मतलब थोड़ा एक्सट्रीम पार्ट है, नॉर्थ 24 में आता है। तो वो एक उसका के लोकल एरिया है। मैं रहता हूँ सर वीआईपी रोड एयरपोर्ट के आसपास में रहता हूँ, कृष्णपुर एरिया में रहता हूँ। तो इसका एक अपना मार्केट है, ठीक है। कोई रहता है सर, मेरा जो ऑफिस है वो बांगूर एवेन्यू में है, वहाँ पर अपना एक चलता है। मेरा जो नेटिव है वो कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। नेटिव जो है वो 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ का अपना एक मार्केट है, झाड़ग्राम एरिया नाम है उसका। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोकल मार्केट एक होता है, जैसे कि लोकल मार्केट में अपना अपना, जैसे कि लोकल मार्केट में अपना गुड्स मिलता है, जैसे कि बटर होगा, एग्स होगा, मिल्क होगा, वेजिटेबल्स होगा। क्या हर जगह में सब्जी का दाम सेम होता है? हर जगह में सब्जी का दाम सेम होता है? नो सर, नॉट पॉसिबल। हर जगह में सब्जी का दाम सेम नहीं हो सकता। जहाँ पर सब्जी का मतलब जहाँ सब्जी बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पर, मैं जैसे समझता हूँ कोलकाता में मैंने देखा सर, कोलकाता में आप लोग ये जानते हो सर, वो क्या बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं पटल, या हिंदी में बोलते हैं सर परवल, ठीक है। मैंने देखा मैक्सिमम टाइम इसका दाम 60-80 ऐसे ही रेंज पे चलता है। बट जब मैं अपने नेटिव झाड़ग्राम एरिया में आता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ परवल दे रहा है सर 25-30 रुपये किलो में, 25-30। और थोड़ा और इंटीरियर में जाता हूँ, ऐसा भी जगह मैंने देखा जहाँ पर 10 रुपीज़ किलो में मिल रहा था। तो इट्स डिपेंड वेजिटेबल्स अलग अलग एरिया में अलग मिलता है। मतलब बेसिकली जहाँ कोई भी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा हो वहाँ पर दाम कम होगा, जहाँ कोई भी चीज़ का सप्लाई कम हो वहाँ दाम ज़्यादा होगा। ये सिंपल लॉजिक है। दूध का भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो कुछ जगह होते हैं जहाँ दूध, जैसे कोई भी सिटी ले लो, सिटी में दूध का दाम ज़्यादा ही होता है। सर मैं आपको बता दूं, ये अमूल का जो पैकेट, अमूल ताज़ा, एक पैकेट अमूल ताज़ा का क्या दाम है सर? सबको पता है, बताओ सर। ये वाला बता रहा हूँ सर, अमूल ताज़ा, दिस पैकेट, एक पैकेट, ये जो पैकेट है इसका क्या दाम है मार्केट में?
24, 25 क्या दाम है? 24। हेलो, हेलो सर, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। इसका मार्केट प्राइस है 24। तो अगर ये 500 का पैकेट है, हाफ लीटर, आई जस्ट वांट टू से इसका 1 लीटर का दाम कितना हो जाएगा? 48। यस सर। सर ये टेट्रा पैक है, ये अमूल का टेट्रा पैक है, इसका क्या दाम है कोई बताओगे क्या? ये नॉर्मली 1 लीटर का होता है स्टैंडर्ड पैकेट, क्या दाम है इसका? एनी आइडिया? किसी को नहीं आइडिया? मुझे जितना लग रहा है सर, एक पैकेट का दाम करीब 70-80 रुपीज होगा क्या, या 60 रुपीज, कितना है? 70 तो होगा सर। नो सर, 55 to 60 रुपीज। कितना? 55 to 60? हाँ। मतलब मैं इतना जानता हूँ कि ये जो ताजा का पैकेट है इससे थोड़ा ज्यादा होता है। यस सर। 55 to 60 रुपीज का दाम है इसका। तो लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी नेटिव एरिया में, नेटिव इन द सेंस कोई भी गांव साइड के एरिया में या फिर छोटा शहर में दूध का क्या लीटर चल रहा है? एनी आइडिया? बिहार में थोड़ा कम होगा, बंगाल में थोड़ा ज्यादा, यूपी साइड में भी थोड़ा कम होगा। हाँ 40 रुपीज लीटर, 1 लीटर दूध 35-40 रुपया लीटर, सही है सर। बिहार में 34 चल रहा है अभी। बिहार में 34 चल रहा है। देखो मैं बोला ना बिहार में कम होगा, मुझे पता था बिहार में कम होगा, बिकॉज वहाँ पर सर यादव बहुत है, मतलब जो लोग दूध का मतलब काम करने वाले यादव, मतलब जो श्री कृष्ण का वंशज है सर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है बिहार में। तो इसलिए थोड़ा वहाँ पर दूध, गाय, भैंस, ये सब का कल्चर इज वेरी मतलब बहुत ज्यादा कोर में है, तो बहुत अच्छा बात है। गुजरात में भी दूध का कल्चर बहुत है, वहाँ पर भी श्री कृष्ण भगवान का ही कनेक्शन है, उनका कैपिटल था। तो देखो गुजरात और बिहार दोनों गाय का जो कल्चर है इसके साथ है, इसलिए दूध का दाम कम है। तो सर हिस्ट्री समझते हो ना सर, हिस्ट्री बहुत कुछ बताता है। इसको बहुत लोग माइथोलॉजी कहते हैं, मैं माइथोलॉजी नहीं मानता, मैं इसको हिस्ट्री मानता हूँ। माइथोलॉजी बोलने से ना ऐसा लगता है कि कोई दूर का चीज है, सब कुछ पास में है, क्यों माइथोलॉजी बोले सर? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट। रीजनल मतलब सर जैसे कि अगर मैं आपको जैसे सेमी ड्यूरेबल गुड्स, शर्ट, रीजनल मार्केट, जैसे अगर मैं आपको शर्ट्स वगैरह का बात करूं, तो जस्ट मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में कपड़ा का मार्केट सबसे अच्छा कहाँ होता है? एनी आइडिया? सूरत। सूरत, वेरी गुड सर, सूरत। गुजरात में जो सूरत है सर, सूरत या गुजरात का अहमदाबाद, ये दोनों एरिया है, ये दोनों एरिया में सबसे ज्यादा कपड़ा का मार्केट है, हर तरह का कपड़ा मिलता है। सॉरी थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं सूरत, हाँ ये कपड़ा का हब है। एक यहाँ पर कपड़ा, नॉट ओनली कपड़ा, यहाँ पर डायमंड भी बहुत अच्छा होता है। ये देखो सूरत क्लॉथ मार्केट मैंने निकाला, तो देखो कितना दिखा रहा है, मतलब आप समझ ही नहीं सकते। देखो 350 में 4 कुर्ती, आप समझ पा रहे हो? 4 कुर्ती 350 में, इज इट पॉसिबल इन नॉर्मल मार्केट? ये देखो सर क्या लिखा है, बोले ठगी से बचना है तो यहाँ से कुर्ती लो, 35 रुपया दाम बोल रहा है। अरे भगवान, ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा चलो, सबको ही हम लोग गुजरात विजिट करते हैं। मात्र 195 में ये ड्रेस मिलेगा सर, लहंगा खरीदे सीधा फैक्ट्री से, मात्र 195। दाम देख रहे हो सर? देखो सर, ये देखो कुछ डिजाइनर कुर्ती है शायद 250, लड़की लोगों के लिए तो एकदम सर, मतलब क्या बताएं, लड़का लोगों का कुछ है ही नहीं। चलो एक्चुअली क्या है, लड़का लोगों का कुछ जरूरी होता ही नहीं, कुछ भी दे दो पहन लेगा। ओके, तो ये रहा आपका गुजरात का मार्केट, सूरत का मार्केट। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि भाई हर चीज का अपना अपना एक रीजनल मार्केट होता है, ठीक है। जैसे गुजरात कपड़ों के लिए जाने जाते हैं, आपको और दूसरा जगह में जाओगे तो वहां पर उसका दूसरा कुछ मिलता है। जैसे अगर मैं बैंगलोर का बात करूं, बैंगलोर आईटी प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं ना सर, है ना,
बैंगलोर इज नोन फॉर आईटी प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रीजनल मार्केट्स को समझ सकते हैं। जैसे बंगाल इज नोन फॉर मतलब वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारा चीजें, जैसे कि वेजिटेबल्स में वेस्ट बंगाल को बहुत सबसे आगे है। मैं आपको बता दूं, वेजिटेबल्स इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा। करेंटली लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ आपको, बाकी आप थोड़ा सर्वे कर सकते हो। यूपी, बिहार, बंगाल में काफी कंपटीशन चलता है इसमें, लेकिन इस बार बंगाल टॉप किया है लास्ट 2020 के स्टार्टिंग से। तो इस तरह से आप अलग अलग मार्केट को समझ सकते हो। चलो सर, ये तो बहुत ईजी कुछ कॉन्सेप्ट था। फिर आपको मैं लेके चल रहा हूँ टाइम वाइज। जैसे कि कुछ मार्केट ऐसे होते हैं ना, जैसे कि टाइम एलिमेंट्स इन मार्केटिंग, जैसे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कुछ होते हैं, जैसे लोकल मेला वगैरह बनते हैं, जैसे पेरिशेबल सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे दूध का मार्केट सुबह 2 घंटा का ही मार्केट है, सुबह 2-3 घंटा का ही मार्केट है। कोई बोलेगा सर फ्रिज है, सर फ्रिज है तो फिर भी दूध का एक टाइम पीरियड होता है ना, वो एक दिन से ज्यादा रहता नहीं है, चाहे कितना भी फ्रिज में रख लो वो खराब हो ही जाएगा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई कैन बी चेंज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई चेंज होता है बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस आप लोगों ने हाल ही में पढ़ गया है सर, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एक बहुत वाइटल पॉइंट है। लॉन्ग पीरियड मार्केट सप्लाई कैन बी चेंज्ड अनलिमिटेड ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉन्ग पीरियड में रिटर्न टू स्केल होता है, शॉर्ट पीरियड में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है सर? एटलीस्ट क्या होता है सर? एटलीस्ट वन फैक्टर क्या होता है? एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। वेरी गुड सर। At least one factor fixed in short run, और लॉन्ग रन में क्या होता है सर? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। याद रखना सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एग्जैक्टली तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। ओके चलो, बहुत कुछ बोलना है। The very long period or secular period market, जैसे change in factors, populations, capital, supply, etc. Very long period और secular period market, मतलब ये मार्केट ना सब मतलब लंबा चलता रहता है। फैक्टर्स, पॉपुलेशंस, मतलब जहाँ पॉपुलेशन हाई है वहाँ मार्केट तो हाई होगा। जैसे कि इंडियन मार्केट, अगर इंटरनेशनली देखा जाए, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में देखा जाए, तो इंडियन मार्केट हमेशा बड़ा लॉन्ग पीरियड का मार्केट है, बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट का कारण होता है। कैपिटल सप्लाई इन द सेंस, जैसे मानो कि बिजनेस का जो कैपिटल प्रोडक्ट का सप्लाई होता है वो एक लंबी टाइम के लिए, जैसे फैक्ट्री में जो मशीन्स वगैरह होता है उसमें जो सप्लाई दिया जाता है वो वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट है, उसमें जल्दी मार्केट खत्म नहीं होता। इस तरह से टाइम टू टाइम भी आप मार्केट को डिटरमाइन कर सकते हो। ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंड करके भी मार्केट होते हैं, जैसे स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ये दोनों वर्ड डिपेंड करता है सर शेयर मार्केट के साथ। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में शेयर मार्केट के बारे में बता रहा था। शेयर मार्केट जो है ना, इसमें जो 2 तरह का मार्केट होता है शेयर मार्केट में, आपको बता के रखो, इसके ऊपर पढ़ाई भी अलग से होता है। फ्यूचर मार्केट का अलग दूसरा एक नाम है, फ्यूचर मार्केट का दूसरा नाम है सर, आज होप आजकल ये सब बहुत पॉपुलर चल रहा है। आप लोग भी, मैं बताऊंगा जरूर ये सब चीज़ों के साथ कनेक्टेड होना, बिकॉज समय बदल रहा है, बदलते समय के साथ आप भी बदलना। पढ़ाई भी हो रहा है इसके ऊपर, NISM है, सेबी है। जैसे शेयर मार्केट में मैं आपको बता रहा था, इन शेयर मार्केट एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। अब आपको शायद लग रहा है सर ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है और स्पॉट मार्केट क्या है? सिंपल है सर, मैं आपको एक लेके चलता हूँ। जैसे मानो रिलायंस शेयर, मनी कंट्रोल में लेके चलता हूँ आपको, थोड़ा दोनों एक साथ दिखा सकता हूँ। मनी कंट्रोल एक साइट है जहाँ पर ये भी रिलायंस का ही एक साइट है, इसका ही सब्सिडियरी है।
अच्छा, रिलायंस का क्या दाम चल रहा है शेयर का, क्या आप देख पा रहे हो? 1987 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका दाम चल रहा है 1987 का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी दाम चल रहा है 1987 का। कभी कभी थोड़ा बहुत 0.1020 या 1 रुपये का फर्क होता है, बट आज नहीं है। तो ये जो मैं आपको दाम बता रहा हूँ ना, ये स्पॉट मार्केट है, मतलब ये मार्केट नॉर्मल जो डे टू डे स्टॉक मार्केट है ना वो है। लेकिन कोई चाहे तो स्पॉट मार्केट छोड़ के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी अपना पैसा लगा सकता है। यहाँ थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करना होता है। ये देखो, आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ थोड़ा प्राइस अलग है। फ्यूचर मार्केट बोल रहा है कि रिलायंस का प्राइस है 1995.95। सर कुछ देख पा रहे हो? मतलब आप बस फिलहाल इतना जानो, बाकी तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो डेरिवेटिव के ऊपर होता है। जो लोग मेरे पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव जो NISM के ऊपर पढ़ाई करता है सर, शेयर मार्केट के ऊपर, वो लोग मेरे पास ये डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा इन इकोनॉमिक्स कि ये मार्केट फ्यूचर है। मतलब आज मार्केट जो स्पॉट मार्केट में जो दाम चल रहा है, प्रेडिक्शन है कि नॉर्मल मार्केट प्रेडिक्शन बोल रहा है कि फ्यूचर में ये जो आपका रिलायंस का शेयर है वो 1995 में जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 1995 में जाएगा तो आप आज इसको 1995 में खरीद सकते हो। फिर आप अपना एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देना कि ये होगा कि 1 महीने बाद आप बोलोगे कि इसका दाम आगे जाएगा कि नीचे आएगा। अगर आपको लगता है कि 1995 से वो नीचे जाएगा तो आप उतना दाम लगाना। अगर सच में वो नीचे जाता है तो आप गेन करोगे सर। अगर 1995 से आपको लगता ही नहीं मार्केट इसमें 2000 का जाएगा, तो आपका मार्केट सच में जितना 2000 में जाएगा या 2500 में जाएगा तो आप उतने का गेन करोगे। तो नॉर्मली 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। काफी रिस्की है, बट थोड़ा नॉलेज के साथ जाना पड़ता है। जो लोग शेयर मार्केट में बड़ा दिलचस्पी रखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रखते हैं, उसको वो लोग ये मार्केट में पैसा लगाते हैं और जो कमाते हैं कोई तुक्का नहीं है। थोड़ा बहुत है सर, बट नॉलेज के साथ करते हैं तो तुक्का भी काम करते हैं। ऐसे लाइफ जिंदगी तो जुआ है, तो नॉलेज के साथ जुआ भी खराब नहीं है, पर ये जुआ एग्जैक्टली नहीं है। थोड़ा बहुत जुआ बोलते हैं लेकिन नॉलेज बहुत है इसमें। तो आपका प्रेडिक्शंस, आपका सिस्टम बहुत कुछ बताते हैं सर। ऐसे किसको पता होता है कि भाई कौन किस दिन अच्छा करेगा, लेकिन ये कंपनी का डिटेल्स देख के पता चलता है। तो बस इतना ही मैं बताना चाहूंगा फिलहाल आपको कि एक मैंने आपको बताया स्पॉट मार्केट, दूसरा आपको मैंने बताया फ्यूचर मार्केट। सर कोई डाउट हो तो पूछ लो। स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट में कोई सवाल हो तो कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा हटके है, दैट्स वाई पूछ रहा हूँ। अरिजीत, स्नेहाशीष, साहिल, प्रगति, नम्रता, कोई क्वेश्चंस या फिर ठीक है सर फिलहाल के लिए? ठीक है सर। ओके। फिर आता है सर रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करके। रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करके भी मार्केट होता है। एक होता है रेगुलेटेड मार्केट, मतलब जो गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं, स्टॉक मार्केट जैसे कि। एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शंस, फ्री मार्केट है, मतलब उसमें सरकार रेगुलेशंस नहीं करते। स्टॉक मार्केट में सरकार रेगुलेशंस करते हैं, गवर्नमेंट, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सरकार के बिहाफ में आंख लगा के बैठा रहता है, कोई किसी भी तरह से मार्केट को अपनी तरह ना चलाए। ठीक है, मार्केट चलेगा मार्केट के हिसाब से, वो भी सरकारी देखभाल में। बट कुछ मार्केट होते हैं जहाँ कोई रेगुलेशंस नहीं चलता, वो अनरेगुलेटेड है। जैसे कि आप लोगों ने ये सब कंपनी के नाम सुने सर, शारदा नाम सुने हो सर, रोज वैली, हेलो, यस। यहाँ पर भी लोगों ने पैसा लगाया था शारदा पे, रोज वैली पे। कोई बोला था कि भाई 6 महीने में डबल कर देगा, 1 लाख देगा तो 2 लाख कर देगा, कोई बोला कि 5 लाख देगा तो 10 लाख कर देगा। सुने हो सर, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इसमें, स्पेशली इन बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, दिस काइंड ऑफ स्टेट में इसका स्कैम फैला था सर। और इसमें लोगों का पैसा डूबा है। मानो कि एक गांव में 50 लोग हैं, एक को थोड़ा डबल करके दे दिया, बाकी लोग पैसा लेके हाजिर, फिर कंपनी पैसा लेके भागा। आरबीआई और सेबी ने बोला था, आरबीआई और सेबी ने बोला था कि इस तरह का कंपनी को, स्पेशली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड आसाम गवर्नमेंट को बोला था कि प्लीज ऐसा कंपनीज को आप लोग इतना ज्यादा बढ़ावा मत दो। बट यहाँ पर भी सरकार का कहीं ना कहीं कुछ फिक्स था, मुझे बोलना सही नहीं होगा, बट सीरियसली सरकार के आंखों के सामने होता है, और अगर गवर्नमेंट देख के भी अनदेखा करता है तो जरूर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी समझना चाहिए कि भाई मार्केट में कौन पैसा लेके क्या कर रहा है, पब्लिक का पैसा को किस तरह से लोग पागल की तरह यूज कर रहा है,
और फिर धोखा देके चले जाते हैं और सरकार को चुपचाप रह जाते हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट मैं इतना कहूंगा कि आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप लोग सीए बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स बन रहे हो, प्लीज एक काम करना, इन्वेस्टर एजुकेशन करना सर। इन्वेस्टर एजुकेशन मतलब अपने घर में, गांव में, पाड़ा में, मोहल्ला में कुछ कोई तो होगा, उनको सिखाते जाना सर कि सर कौन सा फंड सही है, कौन सा फंड गलत है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सही है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन गलत है। आपका बहुत जिम्मेदारी है सर। अगर एज एन एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, एज एन एजुकेटेड पर्सन सर, हम लोग बोलते हैं ना सर, हम देशभक्त बनना चाहते हैं, बोलते हैं ना सर, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? तो प्लीज बताना, हम लोग अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते कि नहीं चाहते? ये अपना इंडिया है, क्या आप लोग इंडिया को प्यार करते कि नहीं करते? करते हो, ऑब्वियसली करते हो। कौन अपने कंट्री को प्यार नहीं करता? सबको ही करता है। बट एक चीज है, ऐसा हम लोग को लगता है कि जो सिर्फ बॉर्डर में, ये देखो ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है, जो लोग बॉर्डर में जाके जान देता है, क्या वही सिर्फ इंडिया को प्यार करता है? जो लोग देश के अंदर है, क्या वो इंडिया को प्यार नहीं करता? तो एज एन इंडियन सिटीजन, एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल, ठीक है, एज ए फाइनेंस का जानकारी होने के कारण, क्या आपका जिम्मेदारी नहीं होता है कि आप भी कुछ करो अपने कंट्री के लिए? तो आप लोग इन्वेस्टर एजुकेशन करा सकते हो सर, ये सब सीख के लोगों को सिखा भी सकते हो, समझा भी सकते हो। तो इस तरह से आप रेगुलेटेड, मतलब लोगों को ठगने से बचा सकते हो, इतना मैं कहूँगा, ताकि कम से कम वो कोई उसको ना लूटे, उसके खुद के डिसीजंस पे कुछ खराबी उसके साथ हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अनदर पॉइंट सर, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे अगर मैं बात करूँ तो होलसेल मार्केट, सर होलसेल मार्केट समझते हो? यस सर। होलसेल मार्केट मतलब जहाँ जहाँ से सर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में गुड्स रिटेलर से सस्ते प्राइस में खरीदते हैं। क्या क्या प्राइस से? कम दाम में खरीदते हैं और बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, सही ना? मतलब बहुत ज्यादा खरीदते हैं और लार्ज क्वांटिटी में कम दाम में खरीद पाते हैं। जैसे कि अपने कोलकाता में एक मार्केट में आपको मैं लेके जा रहा हूँ, पहले भी कभी मैंने बताया था आपको, दिस इज द बड़ा बाजार मार्केट। ये जो बड़ा बाजार है ना, ये बड़ा बाजार एशिया का लार्जेस्ट, वन ऑफ दी, मतलब एक टाइम पे तो लार्जेस्ट होलसेल मार्केट हुआ करता था। आप मार्केट देख के भी थोड़ा आपको समझ में आया होगा, ये एमजी रोड है कोलकाता का, मतलब बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, क्योंकि मार्केट में बहुत बहुत गजब का मार्केट है सर। आज भी इंडिया का काफी मतलब बड़ा मार्केट में से एक है, ये है बड़ा बाजार, ठीक है। तो बड़ा बाजार के अंदर मार्केट में, ये बड़ा बाजार का एरिया, ये जो भी बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, सारा का सारा मतलब बिल्डिंग में ना, ये 200-300 साल पुराना मार्केट है, इसलिए हालात भी थोड़ा खराब हो गया इसका। जितना झकाझक दिख रहा है इतना झकाझक नहीं है, काफी भीड़ का एरिया है। एक टाइम पे मेरा ऑफिस भी इसी एरिया में हुआ करता था। तो ये देखो, ये है आपका, ये बागड़ी मार्केट के अंदर है, ज्वेलरी का, जंक ज्वेलरी का मार्केट है। तो ये सब मार्केट से होलसेल में प्रोडक्ट खरीद के स्टेट के अंदर ही अलग अलग जगह में जाके आप अपना प्रोडक्ट को लेके जाते हो और बेचते हो, ठीक है। दिस इज द बड़ा बाजार एरिया। तो बेसिकली मेरा मेन रीजन यही था आपको बताने का, होलसेल एंड रिटेल, ठीक है। तो होलसेल मतलब कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन बल्क और लार्ज क्वांटिटीज, जैसे वेस्ट बंगाल में, और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल को ही सर्व नहीं करता, ये पूरा का पूरा ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को सर्व करते हैं। ये जो मैंने आपको बड़ा बाजार दिखाया, ये नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, ये बड़ा बाजार एक ऐसा खान है बिजनेस का कि बड़ा बाजार से प्रोडक्ट लेके आप पूरा का पूरा ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। मतलब बड़ा बाजार इज फुल्ली कनेक्टेड विथ दिस काइंड ऑफ एरिया, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सारा का सारा एरिया से लोग आते हैं मार्केट में, प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर अपने अपने एरिया में जाके बेचते हैं। तो दीज आर द थिंग्स सर, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था कि बड़ा बाजार इज होलसेल मार्केट। तो ये कॉन्सेप्ट है होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी लोकल एरिया में जाके कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर्स। रिटेल मार्केट में अल्टीमेटली कंज्यूमर के पॉकेट में प्रोडक्ट पहुंचते हैं।
एंड सर आपने अलग अलग मार्केट तो देखा एज पर बुक्स, अब मैं आपको जो मार्केट में लेके जाऊंगा वो मार्केट एक्चुअल में मार्केट है, जो इकोनॉमिक्स उसको नाम दिया है। मार्केट का नाम गजब है सर, बहुत तरह का है, पर कुछ मार्केट का नाम मैं आपको बताऊंगा एज पर कंपटीशंस। मार्केट होगा तो कंपटीशंस होगा, है ना, चाहे पढ़ाई हो जॉब हो। आप लोग बोलते हो ना आजकल कंपटीशंस बहुत है, एग्जैक्टली कंपटीशंस बहुत है, उसके ऊपर डिपेंड करके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। परफेक्ट कंपटीशन जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मतलब जो भी बिजनेसेस है सबके अंदर एक परफेक्ट लेवल का कंपटीशन काम करते हैं, और इम्परफेक्ट मतलब मोनोपोली काम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में फेमस जो है एज पर इकोनॉमिक्स से ही आपको मेनली पढ़ना पड़ेगा सर। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट मार्केट एंड ऑलिगोपोली मार्केट। और भी कुछ है इसके अंदर ही बाई पार्ट में, जैसे डुओपोली भी है, ठीक है, डुओपोली है, और भी कुछ अलग नाम है, मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। बट मेनली एज पर इकोनॉमिक्स मार्केट को इस तरह से डिवाइड किया गया है, परफेक्ट कंपटीशंस, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस, इम्परफेक्ट भी बोला जाता है, मोनोपोलिस्टिक भी बोला जाता है। मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट मार्केट भी है एंड ऑलिगोपोली मार्केट इज आल्सो। तब बताऊंगा कि किसको क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज परफेक्ट कंपटीशंस, विद बाकी मार्केट के बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट थोड़ा ज्यादा, बट बाकी मार्केट से भी सवाल होता है। अब क्वेश्चंस मतलब टॉपिक का अंदर का पॉइंट में आ गए हम लोग, ठीक है, धीरे धीरे से ही सही, बट हम लोग पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। तो अगर मार्केट का एक ओवरव्यू आपने ले लिया, ठीक है, आपने सब्जी बाजार, आपने फिश मार्केट, आपने मोबाइल का मार्केट, सारा का सारा मार्केट देखा, अब मतलब लंदन पेरिस सब का मार्केट देखा, बट अभी आपको मैं लेके जा रहा हूँ शेयर मार्केट देखा। अभी मैं आपको मार्केट से रेवेन्यू कमाना सिखाऊंगा, ठीक है। मार्केट से आपको क्या करना है सर, रेवेन्यू अर्न करना है, यू हैव टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द मार्केट। तो चलो मैं आपको मार्केट से रेवेन्यू अर्न कराने के पीछे लेके जाता हूँ। प्लीज बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना, एक एक पॉइंट पे बहुत जान है सर, बहुत जान है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ ना सर, लाइन नहीं सर लाइफ है। रेवेन्यू लाइन नहीं सर लाइफ है, बिकॉज जब तक बिजनेस का रेवेन्यू नहीं होगा सर, आप लोग कोई सोच रहे हो कि मैं बिजनेसमैन बनना हूँ, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को जॉब करना है। भाई अगर बिजनेस करना है तो रेवेन्यू कमाओगे, रेवेन्यू कमाओगे तो ही अर्निंग होगा। अगर जॉब करना है तो जब तक बिजनेस रेवेन्यू नहीं करेगा तो जॉब जो करेगा उसको सैलरी कहाँ से देगा। हेलो सर, बिजनेस जब तक रेवेन्यू नहीं अर्न करेगा, प्लीज टेल मी, business earn revenue, from revenue entrepreneur get profit। जो जॉब करेगा उसका सैलरी कहाँ से आएगा सर, बिजनेस के प्रॉफिट से ही तो आएगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ whether you want to do business or not, whether you want to do business or not, but you have to do business। आप करना चाहो ना चाहो बिजनेस आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट एनी बिजनेस ना तो जब जॉब रहेगा और बिजनेस तो रहेगा ही नहीं, बिजनेस आपको करना ही होगा। तो अल्टीमेटली रेवेन्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे जॉबर हो मतलब जॉब सीकर्स हो या बिजनेस सीकर्स, दोनों के लिए वाइटल है। जैसे इस पैंडेमिक में, ये जो करंट पैंडेमिक गया सर, पैंडेमिक आप लोग जानते हो ना सर, ये जो कोविड एरा गया, कोविड में बहुत सारा लोगों का जॉब गया है सर, जॉब कट हुआ है, ले ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ प्लीज बताना, सैलरी कट हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ। इंडिया का जीडीपी 24% में डाउन हुआ है, यस और नो। यस सर। क्यों सर, बिकॉज बिजनेस रेवेन्यू नहीं अर्न कर पाया, बिकॉज बिजनेस को
रेवेन्यू नहीं मिला, बिजनेस को, बिजनेस नॉट गेटिंग रेवेन्यू, बंद पड़ा है। और इंडिया जैसा कंट्री में बहुत मुश्किल का बात है सर, जब तक बिजनेस रेवेन्यू नहीं अर्न करेगा, कितना भी बड़े कंपनी का जॉब हो फर्क नहीं पड़ता, कभी भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। इसलिए ऑलवेज बिल्ड योर बिजनेस माइंड, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को अगर रखना है, आप अगर ऑर्गेनाइजेशंस को मोटिवेट के साथ चला सकते हो, वे आउट ढूंढ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस भी टिकेगा, टफ टाइम को भी आप हरा पाओगे और रेवेन्यू भी अर्न होगा, तो चाहे जॉब वाले हो या बिजनेस वाले, सबको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। प्लीज इस पॉइंट पे ध्यान रखना सर, बहुत वाइटल पॉइंट है। चलो सर, अब इकोनॉमिकली देखना है कि इकोनॉमिकली रेवेन्यू कैसे बात करता है। सर गहराई समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? गहराई बहुत है। रेवेन्यू, द रेवेन्यू ऑफ ए फार्म इज इट सेल्स रिसीव्स और इनकम्स। जो भी एक बिजनेस फार्म सेल करता है, जो भी एक बिजनेस फार्म रिसीव करता है, जो भी एक बिजनेस फार्म इनकम करता है, वही होता है उसका रेवेन्यू। अब इसमें आता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू refers to the amount of money which a firm realized by selling certain units of a commodity. प्लीज ध्यान दीजिएगा, टोटल रेवेन्यू मतलब the amount of money which a firm realized by selling certain units of a commodity. अगर आपको रेवेन्यू अर्न करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, अगर आपका टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का जो भी प्राइस होगा और उसका जो भी क्वांटिटी होगा, कितना प्राइस का दाम, प्रोडक्ट दाम, कितना दाम का प्रोडक्ट बेचोगे और कितना क्वांटिटी का बेचोगे। अगर प्रोडक्ट का दाम 5 है और 10 यूनिट बेचते हो कि कितना रेवेन्यू कमाओगे? 50। सही है कि नहीं? हेलो सर, सपोज आपने एक नूडल्स का दुकान ओपन किया, करोगे सर? नूडल्स का दुकान, नूडल्स के शॉप में मैगी पैकेट रखे हो। सर आप हमेशा मैगी क्यों लाते हो? सर ऐसे ही ला लेता हूँ, बहुत पॉपुलर है इसलिए। मैगी का पैकेट का एक स्टैंडर्ड पैकेट का दाम है 12 रुपया। अगर आप सारा दिन में बड़े शहर में हो तो 100 पैकेट बेच सकता है सर। अगर सारा दिन में 100 पैकेट बेचते हो तो 100 पैकेट इंटू 12 तो कितना कितना रेवेन्यू हो जाएगा? 1200 रुपीज। यहाँ से मार्जिन को लेस करना है, मतलब जो आपका कॉस्ट है इसका कॉस्ट को हटाओगे। मुझे जितना समझ में आएगा कि अगर आप 100 पैकेट बेचोगे तो आई थिंक आपको 15% कुछ आसपास में रहेगा। मतलब अगर आप 1200 का 15% करके देखो, करीब कोई 180 200, चलो मैक्स टू मैक्स 200, ये 200 ही आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। 1200 में जो 200 है यही आपका एक्चुअल प्रॉफिट है मैगी बेच के, सारा दिन में अगर आप 100 पैकेट बेचते हो। सर बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? हेलो। Yes. तो टोटल रेवेन्यू क्या है आप समझ गए, रेवेन्यू क्या है ये भी आप समझे। अब मैं आपको बताऊंगा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। देखना सर, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब फॉर एग्जांपल को ध्यान देना, आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 10, आपका क्वांटिटी है 50। प्रोडक्ट प्राइस 10 है, क्वांटिटी 50 है, प्राइस चेंज हुआ है अभी आपका, प्राइस चेंज होके 10 का प्रोडक्ट हो गया 15, 10 का प्रोडक्ट हो गया 15 और क्वांटिटी 50 यूनिट चेंज होके हो गया 52। ठीक है, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? तो सिंपल आपको मार्जिनल रेवेन्यू के फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो चलो इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। आपने क्वेश्चन तो देख लिया, अब इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में अगर आप इसको पुट कर दोगे तो चीजें बन जाएगा। बहुत भयंकर कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। मैं आपको एग्जाम्पल को लिख के बताता हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेशंस मेरे साथ साथ कॉपी में करो, सबको बोल रहा हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेशंस एग्जांपल्स ले रहा हूँ सर। प्रोडक्ट का प्राइस, पी से प्राइस होता है, प्राइस 10 है। जब प्राइस 10 है तब क्वांटिटी कितना मैंने बोला था आपको? 50 यूनिट्स। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब चेंज प्राइस है आपका P1 15 है, मतलब प्राइस चेंज होके 15 हो गया, क्वांटिटी चेंज होके आपका 50
2 यूनिट्स हो गया, तब आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कहता है डेल्टा टोटल रेवेन्यू बाय डेल्टा क्वांटिटी। दिस इज योर फॉर्मूला। ये तो सर आप लोगों ने प्रोडक्शंस में भी देखा और कॉस्ट में भी देखा। चेंज इन रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ा आसान है। अब टोटल रेवेन्यू को थोड़ा तोड़ना है तो तोड़ते हैं सर। चलो, डेल्टा पी इंटू क्यू बोल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू का मतलब अभी मैंने आपको सिखाया, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है? पी इंटू क्यू। इसमें हमने प्रोडक्ट का प्राइस 5 लिया था और क्वांटिटी 10 लिया था, तो आपका रेवेन्यू आया था 50। याद है ना सर? एग्जैक्टली उसी पॉइंट में हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेल्टा पी इंटू क्यू, टोटल रेवेन्यू में बस पी इंटू क्यू पुट कर दिए और नीचे क्या कर देंगे? डेल्टा क्यू। ठीक है, अब क्या करना है? पी इंटू क्यू आपको पता है, तो आप क्या पुट कर दोगे? 15 रुपया करके 52 यूनिट का रेवेन्यू कितना होगा करके बताओ तो? 15 रुपीज करके 52, 15 रुपीज करके 52 यूनिट 780 होगा आई थिंक। माइनस कर दो 10 टाका करके 50 यूनिट, हो जाता है आपका 500। तो डिवाइडेड बाय चेंज कितना है क्वांटिटी का? पहले 50 से 52 माइनस 50। नेगेटिव शुड बी इग्नोर। ठीक है, नेगेटिव आपको इग्नोर करना है। यहाँ पर चेंज से आपको चेंज से काम लेना है। जितना चेंज हो रहा है उतना को आप दिमाग में रखना। तो 780 माइनस 500 कितना हो जाता है? 280 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 140। दिस 140 इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। बताना सर, समझ में कुछ आया कि नहीं आया? हेलो, आया ना समझ में? Yes, sir. ओके, तो बड़ा इजी था, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल है कि अगर आपको पता है कि चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना है, तो यहाँ पर आपने ओल्ड वो मतलब पुराना और नया के बीच में आपने बस देख लिया कि आपका रेवेन्यू में कितना चेंजेस हुआ, और क्वांटिटी में आपने देख लिया कि भाई अपना क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ। बस आपने डिवाइडेड बाई कर दिए चेंज इन क्वांटिटी, तो आपको 140 मिला। दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। बड़ा इजीली हो सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि आपका टोटल रेवेन्यू कैसे होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब आपको मैं लेके जाऊंगा एवरेज रेवेन्यू पे। जब आपको एवरेज रेवेन्यू का बात होता है तो आपको यहाँ बताना चाहिए एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट आउटपुट पे आप कितना एवरेज रेवेन्यू कमा रहे हो। तो AR का फॉर्मूला हो जाता है सर आपका टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। मतलब टोटल कितना क्वांटिटी बेच रहे हो उस पे आपका टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपको पर प्रोडक्ट में कितना एवरेज आपका रेवेन्यू आता है वो पता चल जाता है। सर अगर आपको याद है टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? P इंटू क्यू है ना। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? P इंटू क्यू है। यस और नो? प्लीज बताना सर। यस ना? तो टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू, अगर आपका P इंटू क्यू है तो क्या यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू की जगह P इंटू क्यू पुट कर सकता और डिवाइडेड बाई क्यू? क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों क्यू क्यू काट दो तो अल्टीमेटली P बचता है आपका। तो यहाँ से ये चीज प्रूव होता है कि आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू आपका प्राइस होता है प्रोडक्ट का। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 1 पैक मैगी का दाम 12 रुपया है तो अल्टीमेटली प्राइस जितना है उसका एवरेज रेवेन्यू भी उतना ही है। पर प्रोडक्ट से उसको रेवेन्यू 12 रुपया करके मिलता है। तो एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस इक्वल होता है। क्या कुछ पॉइंट में दिक्कत है तो बताना। बड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मार्केट को सीखने वाला पॉइंट है कि प्रोडक्ट का दाम किस तरह से तय होता है, आपको समझ में आ जाएगा सर। आता मजी सटकली नहीं, आता मजी मार्केटली। समझ में आ रहा है सर? मार्केट समझ में आ रहा है? यस सर।
तो 1 पैक मैगी का दाम 12 रुपया, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि उसका एवरेज रेवेन्यू 12 है क्योंकि उसका प्राइस 12 है। तो अगर आपने एवरेज रेवेन्यू समझ गए तो चलो सर आगे का बात कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ से मैंने आपको बता दिया सर ये चीज़ें। रेवेन्यू क्या है, यू गॉट इट। टोटल रेवेन्यू, यू गॉट इट। मार्जिनल रेवेन्यू, अंडरस्टैंड। एवरेज रेवेन्यू, अंडरस्टैंड। बड़ा वाइटल पॉइंट है सारा का सारा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको बताऊंगा मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ रिलेशनशिप, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, रिलेशनशिप अमंग एमआर, एआर, टीआर एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो सर इस तरह से नहीं, लिखते हुए सीखते हैं, लिखते हुए सीखते हैं। चलो सर कभी कभी मुझे लगता है मैं कोई पोएट बन जाऊं, कभी कभी इतना अच्छा अच्छा लाइन निकल जाते हैं। हाँ मुझे ही खुशी हो गया सर। सर किस तरह से सब नया नया चीज़ें डिस्कवर हो जाते हैं। ओके तो लिखते हुए सीखते हैं सब। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड ईडी, ईडी फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू सर। तो एमआर, एआर, टीआर एंड ईडी बड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ चलना है तो एक फॉर्मूला आता है सर, इसका रिलेशनशिप करना है सर, इन सबके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है। रिलेशन, एक फॉर्मूला आता है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई। जहां ये है फॉर्मूला आपका, इसमें ई का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी। ऐसे मैं आपको बता के रखूं, जिन्होंने अभी तक इलास्टिसिटी नहीं किया, जब करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस और सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंटरचेंजेबली यूज होता है, ठीक है। और भी इलास्टिसिटीज होते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, वो सब बाद में समझेंगे सर। जो लोग जानते हो बहुत अच्छा, जो नहीं जानते और अच्छा, क्योंकि सीखने का मौका फिर से मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली कहना क्या है, तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, जिसमें एवरेज रेवेन्यू इनटू इलास्टिसिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी, जिसमें मैंने आपको ई का मतलब बताया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा अब क्या करना है, इफ कुछ assumptions, ये क्या चल रहा है सर, एक थ्योरम चल रहा है। थ्योरम समझते हो, प्रूफ करना होता है ना, वही प्रूफ चल रहा है। इफ E इक्वल्स टू 1 देन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब बताओ कैसे, और मैं रिलेशन पुट करता हूं, इफ E ग्रेटर देन 1 देन मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इफ E less than 1 then marginal revenue will be negative. if बस तीनों ही है, अगर इक्वल्स टू 1 होगा तो रेवेन्यू 0 हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज प्लस साइन पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब इसको प्रूफ करना है कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब प्रूवमेंट देखने से समझ में आ जाएगा आपको बस थोड़ा सा मेहनत करके ये थोड़ा सा आपको समझ के रखना है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला है। अब इसमें आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ कि आपको अभी पुट करना है सारा का सारा चीजें। तो चलो पुट करते हैं, कैसे पुट करना है, ये वाला फॉर्मूला जो दिख रहा है ना सर, बस इसी फॉर्मूला में पुट करना है। अब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस 1 बाई ई। अब इसमें मैंने क्या सिखाया आपको, ई इक्वल्स टू 1।
अब पहला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं। देखना, E इक्वल्स टू जब 1 है तो MR इक्वल्स टू आपका हो जाएगा AR इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। कुछ समझ में आया? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 माइनस 1 क्या है? 0। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, जब 1 से 1 को हटाओगे तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। डिवाइडेड बाई करोगे तो कुछ नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 तो रहता क्या है? कुछ नहीं, 0 रहता है। तो AR इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू हो जाता है 0। तो जब आपका प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी, अगर आपका प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी, अब सवाल आएगा मन में किसी का कि सर इलास्टिसिटी जिसने नहीं किया कि सर इलास्टिसिटी 1 का मतलब क्या है? आप इतना समझ के चलो कि अगर इलास्टिसिटी 1 है, इसका मतलब यही है कि जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, स्पेशली डिमांड का, वो डिमांड एक सिमिलर पैटर्न पे चलता है, एक एवरेज पैटर्न पे उसका मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड में बड़ा कमा होता है। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिक है वो मार्केट में, मतलब डिमांड काफी हाई है। जो प्रोडक्ट मार्केट, जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का इलास्टिसिटी मार्केट में भी 1 समझ के चल सकते हो, बिकॉज मार्केट में हमेशा मॉडरेट डिमांड के साथ है। या फिर आप वेजिटेबल्स को लेकर चल सकते हो 1 में। कुछ प्रोडक्ट है जैसे मार्केट में अचानक से काफी ज्यादा डिमांड हो जाते हैं तो कंपेयर टू सप्लाई, तो वो इलास्टिसिटी थोड़ा ग्रेटर देन 1 हो सकता है। लेस देन 1 मतलब जिसका मार्केट में एज सच कोई इलास्टिसिटी होता नहीं है, एज सच कोई डिमांड नहीं होता, उसमें इलास्टिसिटी 1 से कम होता है। बस आप इतना समझ के चलो कि इतना ही काफी है करेंटली। तो यहाँ पर अब अगर मैंने E इक्वल्स टू 1 पे पुट कर दिया तो आपका हो गया 0 हो गया। सिमिलरली अगर मैं सेम पैटर्न में E ग्रेटर देन 1 पुट करूंगा सेम फॉर्मूला में, MR इक्वल्स टू AR के जगह पुट करना है कुछ भी जो 1 से ज्यादा हो, तो 2 पुट करते हैं ना, ज्यादा टफ बना के क्या फायदा। AR इक्वल्स टू AR इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो आपका हो जाता है AR इंटू 2। तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा कुछ भी हो सकता है जो मोटा मोटी आपका जो भी एयर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा 1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब पॉजिटिव, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत बोल दिया। 2 माइनस 1 मतलब क्या है? 1 है, 1 बाई 1 1 है, तो एयर इंटू 1, तो एयर इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो भी हो 0 तो नहीं है, 1 है, मतलब पॉजिटिव आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? और अगर ये लेस देन 1 होगा तो फिर अगेन अगर आप पुट करो तो AR इंटू 1 माइनस 0.5 करो, लेस देन 1 है, डिवाइडेड बाई 1 करो, तो AR इंटू 1 माइनस 0.5 मतलब माइनस, सॉरी माइनस नहीं, 0.5, 0.5 बाई 1, 0.5 बाई 1 करो कितना होता है? -0.5। 0.5 बाई 1 करने से 0.5 होता है, मतलब इसमें आपको क्या करना था, इलास्टिसिटी लेस देन 1, देन MR विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉइंट कुछ ऐसा चल रहा है कि अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू, अगर आप ये अमाउंट इलास्टिसिटी, ओ सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, इसलिए तो मेरा पॉइंट नेगेटिव में नहीं आ रहा है। पॉइंट इलास्टिसिटी आपका 0.5 है और ये तो आपका 1 है ही, तो 0.5 से 1 को हटाओ, 0.5 से 1 को हटाओ तो माइनस 0.5 आएगा, और माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 1 जो भी करो नेगेटिव में ही आएगा, जो भी करो आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में ही आएगा। तो प्लीज बताना सर समझ में आया कि नहीं आया मैथमेटिकली रिलेशनशिप कि मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारा का सारा कनेक्टेड है। जो आप यहाँ पर मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू का जो कनेक्टिविटी पॉइंट्स है वहां से समझ सकते हो कि अगर आपका इलास्टिसिटी 1 है प्रोडक्ट का तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा। अगर आपका इलास्टिसिटी प्रोडक्ट का 1 से ज़्यादा है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। हेलो सर, Yes. क्लियर है ये पॉइंट? प्लीज टेल मी। No. ओके, थोड़ा पेशेंस के साथ समझोगे तो समझ में सभी कुछ आ जाएगा।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रिंसिपल, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू का एक प्रिंसिपल है, सॉरी रेवेन्यू चैप्टर्स में ही प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज यही है। प्रिंसिपल कुछ ऐसा है कि भाई इसको बिहेवियरल प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बिहेवियरल प्रिंसिपल। अब व्हाट इज दिस बिहेवियरल प्रिंसिपल? बिहेवियरल प्रिंसिपल में प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2। अभी प्रिंसिपल 1 क्या है? A farm should produce at all if total revenue from its product is equal to or exceeds its total variable cost, or say, one second, आप प्लीज देखना थोड़ा सा। प्रिंसिपल 1 क्या कह रहा है आपको? ए फार्म शुड प्रोड्यूस एट ऑल if total revenue from its product is equal to or exceeds its total variable cost. Please try to understand. Or say total revenue greater than equals to total variable cost, price greater than equals to average variable cost. If TR equals to TVC, अगर total revenue and total variable cost equal होता है, firms maximum loss कितना कर सकते हैं? Firms maximum loss will be its fixed cost. As we know, P into Q equals to total revenue and ABC into Q equals to total variable cost. ठीक है, total variable cost. अब principle 2 में क्या है? It will be profitable for the firm to increase output whenever marginal revenue greater than marginal cost and decrease output whenever marginal revenue less than marginal cost. And the firm should continue production till MR equals to MC. MC curve should cut to MR curve from below. ये तो आपने पहले भी देखा। बट सर फ्रैंकली बताना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं आया ना? पूरा आउट ऑफ दिमाग गया कि नहीं गया? हेलो, पूरा का पूरा खेल आउट ऑफ दिमाग गया कि नहीं गया? प्लीज बताना। क्या समझ में आया किसी को भी क्या खेल खेला गया? ना सर। नो सर। ध्यान से सुनना प्लीज। अब देखो, कहता है कि फार्म शुड प्रोड्यूस एट ऑल इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू और एक्सीड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। प्लीज मेरा एक बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलो सर, ये फिश मार्केट में जाना है या वेजिटेबल में? चलो वेजिटेबल बेचते हैं। आप ये वेजिटेबल वेंडर को देख पा रहे हो सब? देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इसने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है, इसमें देखो आप क्या क्या देख पा रहे हो? फूल गोभी, केला, ऑनियन, ये लाइक सपोटा लग रहा है मुझे, जिसको हम लोग बंगाली में सौबेदा बोलते हैं। ये है आपका पंपकिन, कुमड़ा, ये आपको मुझे ओल दिख रहा है। ये कुछ क्यूकम्बर लग रहा है मुझे, आई थिंक। अच्छा, यहाँ पर कुछ और फ्रूट्स है, एप्पल्स वगैरह हैं। सब कहना क्या चाहते हो सर? ये सारा का सारा प्रोडक्ट का एक दाम तो होगा। हेलो, ये जो भी इसने खर्चा किया इसका एक पर्टिकुलर दाम है। तो जो भी दाम ने इसको खरीदा है, रोज सिमिलर प्रोडक्ट नहीं बेचता है, तो जो भी दाम से ये खरीदा है, तो अगर इसका बिजनेस को सरवाइव कराना है तो इसका टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए। मतलब ये जो भी दाम पे खरीदा है उसका वो कॉस्ट है। तो अगर इसका वेरिएबल कॉस्ट जो है, जो डेली का वेरिएबल, डेली वेरी करता है ना, डेली सेम सब्जी नहीं आता, और डेली मार्केट में सब्जी का रेट भी सेम नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि इसका बिजनेस का अगर पर डे ये टोटल मानो कि पर डे रेवेन्यू इसका है 10,000 का, और पर डे ये जो मार्केट से प्रोडक्ट खरीद लाता है वो है आपका 8,000 का। तो 8,000 का प्रोडक्ट अगर खरीद के लाएगा तो रेवेन्यू 10,000 का होगा। तो इसका बिजनेस में 2,000 का बचत है, 2,000 का फायदा है, तो अपने बिजनेस को सरवाइव करा पाएगा। इज इट ओके और नॉट? 10,000, 8,000 का वेरिएबल कॉस्ट है, 10,000 का रेवेन्यू है, तो 2,000 का प्रॉफिट रहेगा ना। फिर नेक्स्ट दिन जब मार्केट में जाएगा तो उसके पास 8,000 लास्ट दिन लाया था, अब 8,000 के साथ और 2,000 का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ला सकता है, या फिर
1000 पॉकेट मनी चला गया, संसार का खर्चा मतलब अपने फैमिली रनिंग खर्चा 1000 चला गया। हेलो, 2000 से 1000 अपने फैमिली के लिए चला जाएगा ना, और 1000 रह गया उसका। अब इस 8000 में और 1000 ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दिन का कैपिटल हो गया 9000। नेक्स्ट दिन का कैपिटल क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट दिन फिर से 9000 का प्रोडक्ट लेके आएगा, फिर उस दिन अगर वो 11000 का प्रोडक्ट मार्केट में बेच पाएगा तो अगेन 2000 का प्रॉफिट। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर कभी ऐसा ना हुआ तो, डे टू डे बेसिस में अगर ऐसा होना बंद हो जाए तो 9000 का प्रोडक्ट खरीद के लाता है और 7000 का रेवेन्यू आता है। व्हाट डू यू थिंक, बिजनेस अगर ऐसा रेगुलर बेसिस में होता जाए तो क्या उसका बिजनेस चल पाएगा ज्यादा देर तक? बिजनेस विल नॉट सर्वाइव। हाँ, बिजनेस कांट सर्वाइव। थैंक यू सर। बिजनेस ज्यादा देर तक अगर ये से महीना भर चलता जाएगा ना, वो सब्जी वाला दुकान बंद कर देगा। तो क्या कह रहा है, A farm should produce at all if total revenue from its product is equal to or exceeds its total variable cost. या तो 8000 लगाया था, 8000 ही रिटर्न आया, 8000 इन्वेस्ट किया था, रिटर्न में 8000 ही आया तो भी चलेगा सरवाइव करने के लिए। 8000 का लगाया था बिजनेस में, 10000 रिटर्न में आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, आपने कमाल कर दिया। कि आपने कमाल किया तो भगवान भी आपके साथ है, आपका मेहनत भी आपके साथ है, आपका बिजनेस तो चल पड़ा सर। 2000 का फायदा लेके नेक्स्ट दिन का कैपिटल ग्रो हो गया, 8000 का कैपिटल 9000 में ग्रो हो गया। बट अगर ऐसा ना हुआ तो इसलिए कहता है कि बिजनेस करने का रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपका प्राइस जो रहेगा प्रोडक्ट का वो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इक्वल रखो, ठीक है। ABC इक्वल्स टू प्राइस, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझा था, एवरेज रेवेन्यू। तो आपका बिजनेस का जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा, प्रोडक्ट का प्राइस जो रहेगा सर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब या तो इक्वल या तो वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा सा ज्यादा आप प्राइस रखो, जो भी दाम रहेगा प्रोडक्ट का। अगर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब ये तो अच्छा बात नहीं है, मतलब आपका 8000 का रेवेन्यू है, 8000 का ही आपने 8000 का रेवेन्यू है, 8000 का ही कॉस्ट है। इसका मतलब आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, सरवाइव कर रहा है बट ग्रोथ नहीं है। प्लीज टेल मी, सरवाइव कर रहा है सर बट ग्रोथ नहीं है। फार्म्स को मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है अगर ऐसा बार बार होता जाएगा? तो ऐसा सिचुएशंस पे फार्म का मैक्सिमम लॉस इतना हो सकता है कि जितना उसने दुकान बनाने के टाइम पे फिक्स खर्चा किया था। हेलो सर, आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं है बट ये दुकान बनाने के टाइम पे आपने खर्चा तो किया था। अरे भाई, दुकान का भाड़ा, दुकान का डिपॉजिट ऐसे ही नहीं मिल गया था। दुकान 5 लाख का डिपॉजिट लगा था सर, 5000 का रेंट लगता है। हेलो, 5 लाख का डिपॉजिट दिया था, दुकान को थोड़ा फार्निश वगैरह करके 5 लाख का फिक्स कॉस्ट का खर्चा किया था, फिर फिक्स्ड एक्सपेंस मंथली 5000 करके कर रहे हो। अगर लॉस होगा, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लॉस करोगे तो बिजनेसमैन कितना लॉस करेगा भाई? ये बंदा कितना लॉस करेगा? जितना उसका फिक्स्ड कॉस्ट उसने लगाया उतना ही लॉस करेगा, एक्स्ट्रा लॉस नहीं खाएगा। वेरिएबल खर्चे में, वेरिएबल कॉस्ट में लॉस नहीं होगा। लॉस होगा तो सिर्फ, मतलब ये सब्जी में लॉस नहीं खाया उसने, ये सब्जी और फ्रूट्स में लॉस नहीं है सर, वेजिटेबल फ्रूट में लॉस नहीं है। लॉस है तो फिर दुकान बनाने का जो फिक्स खर्चा था उसमें लॉस है। क्या बात समझ में आ रहा है? हेलो स्नेहाशीष, अरिजीत, साहिल, सबको पूछ रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा है सर? एक बिजनेसमैन कितना देर तक लॉस खा सकता है? और जब बिजनेस टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है तो कितने का लॉस खा सकता है? उतने का लॉस जितना उसका फिक्स कॉस्ट का खर्चा है ना? हाँ सर। थैंक यू सर। आई होप बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप सबके लिए। हमेशा ध्यान रखना, दोस्तों को हेल्प करना, जो लोग बिजनेस करता है उनके बिजनेस में जाके झांकना, देखना, समझ में आ जाएगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक्स। तो इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फार्म। अच्छा, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि फार्म्स मैक्सिमम लॉस विल बी इक्वल टू इट्स फिक्स कॉस्ट। एज वी नो, P into Q इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता चलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और क्वांटिटी लेके।
एग्जैक्टली टीवीसी एंड टीआर का मतलब आपको क्लियर है, फॉर्मूला भी आपने देख लिया, तो ध्यान रखना। प्रिंसिपल 2 कहता है कि इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फार्म टू इंक्रीज आउटपुट। फार्म के लिए प्रॉफिटेबल क्या रहेगा कि अपना आउटपुट को इंक्रीज करें जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो। जब मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट हो तभी आपका बिजनेस में प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम तभी तो प्रॉफिट। हेलो, अरे 10,000 का रेवेन्यू 8,000 का कॉस्ट, तभी तो बिजनेस को तो 2,000 का प्रॉफिट। ग्लिच हो गया, ये कुछ नहीं शो कर रहा है, ये चीज ना यहाँ पर आता है, देख रहे हैं सब कुछ ग्लिच हो गया। उधर से कर देखे होंगे। ओके, तो अगर आपको बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखना है तो मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होना है। आई होप समझ पा रहे हो सब। तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, एंड आपका आउटपुट डिक्रीज तब करता है जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम होता है। एक्चुअली क्या है ना, मैक्सिमम बिजनेसमैन ही छोटा छोटा मैटर ना समझ नहीं पाते और अपना बिजनेस को ना ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाते। तो बिजनेस करने का कोशिश हर कोई करते हैं, पर सब कोई बिजनेस चला नहीं पाते बिकॉज कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स उनको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सबको कॉमर्स पढ़ना चाहिए, बट हाँ सबको कॉमर्स पढ़ना चाहिए। मैं कह नहीं रहा हूँ, बट ज़रूरी है, इंडिया को कॉमर्स ज़रूरी है सर। आजकल एक मार्केट में बहुत चल रहा है सर, इंडिया नीड्स कोडिंग। व्हाइट हेड जूनियर बोल के कंपनी आया है, वो सबको कोडिंग सिखा रहा है, बोल रहे कि बच्चा बच्चा कोडिंग सीखेगा। मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ कोडिंग सीखने से नहीं होगा, आज अगर अमेरिका दुनिया में राज कर रहा है ना, तो बच्चा बच्चा बिजनेस समझता है सर। तो मुझे मेरे हिसाब से सर आप अपना डोंका बजा रहे हो, अपना झंडा लहराना चाहते हो। हाँ सर, खराबी क्या है, झंडा कौन नहीं लहराना चाहता। मेरा झंडा आपका झंडा तो सेम है, लेकिन कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर कि कॉमर्स बहुत जरूरी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। कोडिंग सीखो, जिसको सीखना है सीखो, ऐप बनाना सीखो, वेबसाइट बनाना सीखो, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। डिजिटल मार्केटिंग सीखो, जीएसटी सॉफ्टवेयर सीखो, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, बट बिजनेस करना सबसे इम्पोर्टेंट। So it will be profitable for the firm to increase output whenever MIC marginal revenue greater than marginal cost, and आपका आउटपुट तब डिक्रीज करता है जब आपका रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम हो जाते हैं। एंड उस टाइम पे आपको फार्म को क्या करना है, फार्म मैक्सिमम एक बिजनेस तभी तक अपना प्रोडक्शन चला सकते हैं जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल जा रहा है। मतलब अगर 8,000 का रेवेन्यू जा रहा है तो 8,000 का ही कॉस्ट हो रहा है, तो ये सर्वाइव कर लेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, आपको मैंने लास्ट इसमें सिखाया था कि अगर ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है आपका वो इस तरह से कटअप है ना सर, ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को हमेशा नीचे से ही कट करता है। याद है सर ये पॉइंट, बाहुबली कटप्पा। तो दिस इज ऑल अबाउट रेवेन्यू सर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरल प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ गया होगा, रेवेन्यू भी आपने समझा, मार्केट का ओवरव्यू भी आपने लिया। क्लियर है? यस ओके, तो एक काम करते हैं सर, आज मैं इतना ही रखता हूँ। घर से थोड़ा इसी को अच्छे से एक बार गो थ्रू करना। नेक्स्ट दिन मैं आपको मार्केट का इक्विलिब्रियम पे लेके जाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। इक्विलिब्रियम लेके जाऊंगा, फिर इक्विलिब्रियम के साथ साथ मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन भी बताऊंगा, एंड फिर मोनोपोली ओलिगोपोली भी बताऊंगा। ठीक है सर? क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो इन आवर नेक्स्ट क्लास आपको बाकी चीज़ भी क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ तक क्लियर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में समझने में दिक्कत होगा, इतना मैं कहूँगा। तो प्लीज़ एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना रेवेन्यू को, मार्केट का ओवरव्यू को, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो कर लो, अदरवाइज बाय कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस तो कर सकते हो। विश्वजीत कुछ पूछोगे?
विश्वजीत, प्रगति, कुछ कहना चाहते हो? नो सर। ओके, ठीक है सर, चलो फिर बाय। ओके बाय बाय सर। सर। टाटा बाय सर। टाटा टाटा बाय सर। टाटा। बाय। हाँ विश्वजीत बोलो।